नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनटीए नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2010 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि हम पिछले प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ कर चुके हैं। जिस भी किसी बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी आप देख सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 2010 का पेपर हम करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन रहे हैं? तो कीर्तनकार कवि पूछा हुआ है। तो प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन रहे हैं? तो सूरदास जी। अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में परमानंद दास, सूरदास, कुम्भनदास और कृष्ण दास जी रहे हैं। और विठलनाथ के शिष्यों में नंददास, चतुर्भुजदास, गोस्वामी और छीत स्वामी रहे हैं। इन्होंने ये 8 के 8 कवियों में ने श्रीनाथ के अष्ट श्रृंगार की परंपरा की शुरुआत की थी और विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। जयशीकृत पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी में विक्रमी संवत में लिखा गई रचना है। पद्मावत, जयशीकृत पद्मावत जो रचना है वो किस प्रकार का काव्य है, ये पूछा हुआ है। ये एक रूपक काव्य है। बढ़ते हैं आगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति रही है मीराबाई जी की। अमिय हलाल मद भरे सवेद श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परतते ही चितवत एक बार। जो ये पंक्तियाँ है रीतिकाल के किस कवि की है, ये पूछा गया है। तो ये जो पंक्तियाँ है रसलीन की रही है। और जो रसलीन का जो वास्तविक नाम है, पूरा नाम है सैयद गुलाम नबी है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? तो सैयद गुलाम नबी। आप लोगों को एक लेखक का नाम और ध्यान रखना है, इसी के मिलता जुलता एक लेखक है रसनिधि। इनका जो वास्तविक नाम है उनका क्या रहा है? पृथ्वी सेन। रसलीन और रसनिधि के दोनों के नाम पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो रसलीन का जो है सैयद गुलाम नबी और रसनिधि का जो है पृथ्वी सेन, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण जो है तुलसीदास जी की रचना है। भरत मुनि के रस उत्तर में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं पूछा हुआ है? तो भरत मुनि का जो रस उत्तर है उसमें जैसे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाधार, रस निष्पत्ति भरत मुनि द्वारा दिया गया रस उत्तर है। तो उसमें जो है स्थायी भाव का कहीं भी उल्लेख नहीं है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन तीनों का उल्लेख किया गया है, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। बढ़ते हैं आगे। साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? तो रस के 4 व्याख्याताओं में भट्टनायक जी जो है साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 शब्द की द्व्यर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है? तो शब्द की द्व्यर्थी योजना में श्लेष अलंकार पाया जाता है, जो एक शब्द के साथ अन्य अर्थ भी चिपका, एक शब्द के कई अर्थ निकलकर हमें देखने को मिलते हैं। एक शब्द के 2 अर्थ निकले या 2 से अधिक निकले तो उसमें द्विअर्थी योजना कहलाती है। तो उस किस अलंकार में पाई जाती है? श्लेष अलंकार में। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो इनमें कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो जो कन्नड़ रही है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 10 किस क्षेत्र की बोली को काशिका कही है? तो काशिका जो है बनार क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक आप लोगों को पता है बालकृष्ण भट्ट। 1877 ईस्वी में ये पत्रिका संपादित की गई। इलाहाबाद से तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी काव्य पंक्तियाँ है? तो ये मुक्तिबोध की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ रही है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आप लोगों को पता ही है, कई बार हम कर चुके हैं। विष्णु प्रभाकर की जी। बंगला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी इस रचना में दी गई है। बढ़ते हैं आगे। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी का रेखाचित्र संकलन कौन सा है? पशु पक्षियों पर लिखित जो रेखा चित्र है वो उसमें कौन सा है? तो मेरा परिवार जो है महादेवी वर्मा का पशु पक्षियों पर लिखित रेखा चित्र है। और एक जो
पद के साथ ही इनका जो संस्मरण है उसमें है समकालीन रचनाकारों का चित्रण इस संस्मरण में बताया गया है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि समकालीन रचनाकारों का चित्रण महादेवी वर्मा जी की किस रचना में मिलता है, तो पद के साथी में मिलता है। पशु पक्षियों पर लिखित जो है वो मेरा परिवार। और महादेवी वर्मा जी का जन्म पूछ लिया जाए तो 1907 फर्रुखाबाद। बढ़ते हैं आगे। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कीर्ति कौन सी है? इनमें रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कीर्ति है रस मीमांसा। उसके बाद काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर की कीर्ति रही है। वाडम्य विमर्श जो है विश्वनाथ प्रसाद की रही है। आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन रहे हैं? इनमें से मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार जो रहे हैं वे इलाचंद्र जोशी है। इनके अलावा जैनेन्द्र और आगे वे मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार रहे हैं। नवनिया उपन्यास किसका पात्र है? तो सॉरी भाई, उपन्यास नहीं, नवनिया जो पात्र है वो किस उपन्यास का पात्र रहा है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा का पात्र है नवनिया, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है। ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय किस प्रकार की रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। एक यात्रा वृत्तांत है ये। बट एक सेकेंड भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ का सही अनुक्रम बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, एक सेकेंड भाई, हमें दूसरा पेज लेना था, एक सेकेंड अभी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 पर आए हुए हम, वो एक पेज आगे निकल गए थे, हम देख लेते हैं। वंदे वाणी विनको किसकी निबंध संकलन है? किसके द्वारा रचित निबंध संकलन है ये? वंदे वाणी विनको ये जो है ये निबंध संकलन है रामवरक्ष बेनीपुरी जी का। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो कालक्रम की दृष्टि से 1918 का जो है सेवा सदन, कर्मभूमि का जो सन है 1932, फिर उसके बाद रंगभूमि का 1925 और इसके बाद जो गोदान है 1936। इस प्रकार से आपने कालक्रम अनुसार अगर हम लगाएंगे तो सही आंसर हो जाएगा हमारा। ये थोड़ा सा ऑप्शन ही गलत दिए गई है। इसमें रंगभूमि पहले आएगा, कर्मभूमि बाद में आएगा। तो रंगभूमि कर्मभूमि से पहले आएगा, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1918 सेवा सदन, 1925 रंगभूमि, उसके बाद फिर कर्मभूमि 1932, फिर 1936 जो है गोदान। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये जब परीक्षा में आया था बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी दिया गया होगा ज़रूर, क्योंकि ऑप्शन में गलती दे रखा है इनकी आंसर की में आंसर। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। तो कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का जो सही अनुक्रम है वो है रानीखेत की कहानी 1803 की है, जो कि ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित। फिर उसने कहा था 1915 की, फिर शरणागत, फिर उस तिरछी। रानीखेत की कहानी ईशा अल्लाह खां की है और उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की। शरणागत जो है वृंदावन लाल वर्मा की है और जो तिरछी जो है उदय प्रकाश की रचना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें नाटकों का सही अनुक्रम बताना है हमें। तो सबसे पहले आएगा शारदिया, फिर उसके बाद अंधा युग, फिर मादा कैक्टस, फिर कोर्ट मार्शल। जो शारदिया जो है वो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अंधा युग आपको पता ही है, धर्मवीर भारती की रचना है। और उसके बाद मादा कैक्टस जो है लक्ष्मी नारायण जी की रचना है। कोर्ट मार्शल और उसके बाद कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या
हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, सूर साहित्य, फिर उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर कबीर, फिर हिंदी साहित्य। इस प्रकार से आगे देखते हैं। प्रकाशन के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्र के जो सही अनुक्रम हो जाएगा अतीत के चलचित्र, फिर माटी की मूर्ति, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है माटी की मूर्ति। अतीत के चलचित्र आपको पता है महादेवी वर्मा जी की है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु पर अमिट रेखाएं जो है सत्यदेव मलिक की है, और कुछ शब्द कुछ रेखाएं जो है विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे। रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। सबसे पहले आएगी सादर्श, फिर हिंदी प्रदीप, फिर ब्राह्मण, फिर भारतेंदु जी। भारतेंदु जो पत्रिका है राधाचरण गोस्वामी द्वारा 1883 ईस्वी की है, और जो भारतेंदु जो ब्राह्मण जो रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र की 1800 ब्राह्मण भी 1883 की पत्रिका है, और हिंदी प्रदीप जो है 1877 की है, जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और उसके सॉरी भाई रचना बोल रही हूँ मैं बार बार, ये पत्रिका ही है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसके बाद सादर्श जो है वो श्रीलाल निवास की है 1874 की पत्रिका। सादर्श श्रीलाल निवास, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण 1883 पर जो है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी। उसके बाद जो है भारतेंदु जो है राधा कृष्ण दास जी की है। इस तरह आपको अगला प्रश्न है निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। इनमें निराला जी की रचनाओं का जो सही अनुक्रम है वो ए हो जाएगा। अनामिका परिमल, गीतिका और कुकर्मता। अनामिका जो है 1922 की रचना है, परिमल जो है 1930 की रचना है, गीतिका 1936 की रचना है। उसके बाद जो है कुकुरमुत्ता जो है 1942 की रचना है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। कमायनी के सर्गों का सही अनुक्रम बताना है। तो कमायनी के सर्गों का जो सही अनुक्रम हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। उसके बाद आएगा चिंता, सबसे पहले आएगी चिंता, फिर आशा, श्रद्धा, काम। उसके बाद जो अगर और अन्य 4 दे दिए जाए तो आपको, तो वासना, फिर लज्जा, फिर कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस प्रकार से 15 सर्ग है कमायनी में। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है। रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। तो लंबी कविताओं का जो सही अनुक्रम हो जाएगा, सबसे पहले आएगी प्रलय की छाया 1925 की रचना है, फिर ऐसा दवीणा अज्ञे की 1961 की रचना है, फिर पटकथा जो कि धूमिल की 1972 की रचना है। इस प्रकार बढ़ते हैं आगे। आचार्यों और उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। जो ये आचार्य और उनके सिद्धांत है उनको हमने मिलान करना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, भट्टलोलट। एक सेकंड भाई, इसमें भी ऑप्शन गलत दिए गए हैं, तो हम इसी तरह देख लेते हैं। जो भट्टलोलट होता है उसका उत्पत्तिवाद 2 आएगा, फिर शंकुक का जो होता है अनुमितिवाद, फिर भट्टनायक का होता है भुक्तिवाद, और अभिनवगुप्त का होता है अभिव्यक्तिवाद। तो इस प्रकार से आप लोगों को मिलान करना है। तो ए का हो जाएगा हमारा बी, डी ऑप्शन में है। फिर शंकुक का जो है 4, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित ग्रंथकारों और उनके ग्रंथों का सुमेलित कीजिए। तो ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लेखक रहे हैं इलियट। इलियट की जो रचना है वो है पेरीपेयुस। उसके बाद वर्ड्सवर्थ की जो रचना है
वो इसी तरह सीधे ही मिलान हो रहे हैं। ये तो पेरिपोइटिकेश और लोंगिनिश की रचना है, कोलरिज बेल्ट्स। उसके बाद अरस्तु की जो रचना है वो है रिपब्लिक, प्रसिद्ध रचना है अरस्तु की, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उसकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। जो ये रचनाएं दी गई है उनकी रचनाओं के साथ हमें मिलाना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले सही हमारा हो जाएगा। इस प्रश्न में भी वही ऑब्जेक्शन है। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन दिए गए हैं। देख लेते हैं, कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करने हैं। इसमें हमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, केदारनाथ सिंह अग्रवाल की जो है अकाल में सारस, ज्ञानेंद्रपति की जो है संस्यात्मक, भारत भूषण अग्रवाल की जो रचना है वो रही है अग्निलिक, और कुंवर नारायण की जो रचना रही है वो है आत्मजयी। इस प्रकार से सही आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, संपादकों को उसकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें संपादक दिए गए हैं, उनकी पत्रिकाएं दी गई है, उसके साथ हमें सुमेलित करने हैं। तो देख लेते हैं, सही आंसर इसमें हो जाएगा हमारा डी, अखिलेश जो है उसकी जो है तद्भव पत्रिका रही है, नमिता सिंह की जो है वर्तमान साहित्य, और राजेंद्र कुमार की जो है बहुवचन, प्रभाकर क्षेत्रीय की जो है पूर्वाग्रह। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, कहानी और कहानीकारों का सुमेलन कीजिए। कहानी और कहानीकारों के साथ भी सही आंसर हो जाएगा डी, सदगति जो है प्रेमचंद की रचना है, बिसाती जो है प्रसाद जी की रचना है, दो बांके जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है, पाजेब जो है जैनेन्द्र जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे, पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। ये पंक्ति दी गई है, उसके साथ सुमेलन करना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी, क्योंकि सहेश महेश गणेश दिनेश जो पंक्ति है ये रसखान जी की प्रसिद्ध पंक्ति रही है। मन लेते देत छटाक नहीं, तो जो ये पंक्ति है ये घनानंद जी की पंक्ति है। उसके बाद जैसे उड़ी जहाज को पंछी जो पंक्ति है सूरदास जी की। गिरा नैन बिनु बानी, जो ये पंक्ति है ये तुलसीदास जी की है, डी। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 37। रचना के साथ उनकी विधा को सुमेलित कीजिए। इसमें रचनाएं दी गई है और विधा पूछी हुई है, तो इसमें देखनी है हमें। सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी, क्योंकि शब्द और मनुष्य जो है ये आलोचनात्मक कीर्ति रही है। काशी का 80 जो है एक उपन्यास है। ईला जो है नाटक है, और पैरों में पंख बांधकर जो है यात्रा वृत्तांत है। बढ़ते हैं आगे, उपन्यासों का उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें उपन्यास दिए गए हैं और उनके पात्र बताए गए हैं। तो देख लेते हैं, जो रंगभूमि जो उपन्यास है उसका जो पात्र रहा है, रंगभूमि उपन्यास का पात्र कौन रहा है? सोफिया। सॉरी भाई, एक सेकेंड। हाँ सही है भाई, सोफिया जो है रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। झूठा सच जो है तारा, त्यागपत्र जो है मृणाल, और अंधेरे बंद कमरे में जो रहा है वो नीलिमा, इनका पात्र रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 39। पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी पात्रों को देखना है हमें उनके नाटकों के साथ। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा हमारा ए, देवसेना जो है स्कंदगुप्त का पात्र है। मैंने बताया था आपको, जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं उनके प्रमुख पात्र है पूछे जाते हैं। विशु जो है कोणार्क का, जगदीश चंद्र माथुर का जो नाटक है कोणार्क। गांधारी जो है अंधायुग का है। सावित्री जो है आधे अधूरे का, मोहन राकेश का जो नाटक है आधे अधूरे। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 40। इसमें
स्थापना और तर्क के प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। सही शब्द वे ही है जो उनके बीच के अंतर का शब्द अधिक उपयोग करें। जो सही शब्द वे ही है जो उनके बीच के अंतराल का सबसे अधिक उपयोग करें। अंतराल के उस मौन द्वारा भी यथार्थवता का पूरा ऐश्वर्य संप्रेषित कर सके। जो ये बात कही है स्थापना और तर्क में, दोनों कथन बिल्कुल सही कहे गए हैं, तो दोनों सही हो जाएंगे। भरत मुनि ने अद्भुत को दिव्य तथा आनंदजनक बताया है और उसकी दृष्टि से अलंकारों तक गई थी। उसकी दृष्टि अलंकारों तक गई थी, भरत मुनि के संबंध में बताया गया है। भरत मुनि की जो दृष्टि है अलंकारों तक नहीं गई थी, तो इसमें ए सही और आर गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद देख लेते हैं, गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है और इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जाता। जो ये कथन है स्थापना और तर्क, इसमें ए सही है और बी गलत है। ए गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है, बिल्कुल सही बताया है। इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जाता, तो ये जो बात कही है नहीं माना जाता, माना जाता है, तो इसमें ए सही और आर गलत कही है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। प्रश्न संख्या 43, कवियों और उसके दार्शनिकों की दृष्टि में विश्व भाव में है, तो इसी कारण जीवन की ठोस वास्तविकता से पलायन की वृत्ति पनपी है। जो ये दोनों के दोनों कथन कहे हैं, इसमें ए बिल्कुल सही कहा है कि कवियों और दार्शनिकों की दृष्टि से विश्व भाव में है, ये बिल्कुल सही कथन कहा गया है, ए सही है और आर गलत है। आर इसमें इसी कारण जीवन की ठोस वास्तविकताओं से पलायन की वृत्ति पनपी है, ये बात इसमें गलत कही गई है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 47, कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? कबीर के भाषा, एक सेकंड भाई, इधर आएगा, वे पैराग्राफ्स के प्रश्न थे, उनको हम पैराग्राफ को हम नहीं करेंगे, केवल 2 प्रश्नों को और करके अपनी क्लास को फिर नेक्स्ट एक नए पेपर के साथ मिलते हैं। तो देख लेते हैं स्थापना, प्रेम जब वृष्टि सौंदर्य के ऊपर उठता है तब वह आध्यात्मिक बनता है, क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक होता है। तो इसमें जो बात कही है उसमें ए बिल्कुल सही है और आर गलत है। प्रेम आध्यात्मिक होता है, ये बात इसमें गलत कही गई है। स्थापना में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य का सत्य असाधारण होता है क्योंकि वह सामान्य सत्य से मिलता है। काव्य का जो सत्य है वो असाधारण होता है, बिल्कुल सही कहा गया है इसमें, और क्योंकि वह सामान्य सत्य से मिलता है, ये सामान्य सत्य से नहीं मिलता, तो इसमें भी गलत दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार से 2010 का प्रश्न पत्र हमने कर लिया, उसके बाद 11 का 12 का ऐसी तरह हम 23 तक परीक्षा तक करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल टॉपिक वाइज चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।